हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए मैं आज आपको राजनीति विज्ञान का मॉड्यूल पेपर लेके आई हूँ, जो रुक जाना नहीं के लिए स्पेशल मॉड्यूल पेपर तैयार किया गया है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रुक जाना नहीं योजना 2024 हेतु आदर्श प्रश्न पत्र है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसमें इम्पोर्टेंट सभी जितने भी मॉड्यूल पेपर आपको दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें सभी पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे गए हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कम समय में अच्छी तैयारी करना है तो आपको ये सभी मॉड्यूल पेपर तैयार करने ही होंगे। अब आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, इसलिए ये सभी मॉड्यूल पेपर जितने भी जिसको प्रोवाइड होगा बाय PDF बाय वीडियो, तो सभी रिवाइज करते रहें, नोट कर लें और बहुत अच्छे से पेपर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। इसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसको देख के आप कौन सा देना, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो है भारत। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो रूस में हुई थी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है देश से आज़ादी, जीवन से आज़ादी, खतरे से आज़ादी या युद्ध से आज़ादी। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, अमेरिका में आतंकवादी जो हमला हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ है। 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा प्लान तैयार किया, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे प्लान। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ा वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। दिसंबर 1978 में मुक्त छार की नीति खाली स्थान देश ने अपनाई, तो कौन से देश ने अपनाई, चीन ने। यूरोपीय संघ के झंडे पर खालिस्तान सितारे हैं, तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 सितारे होते हैं। सार्क की स्थापना खालिस्तान सन में हुई, सार्क की स्थापना 1985 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान सन में हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। श्वेत क्रांति का संबंध खालिस्तान उत्पादन में वृद्धि से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। अगर आपका आता है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन आएगा। ओके, अगर पीली क्रांति आती है तो पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित आती है। जैसे भूरी क्रांति आएगी तो भूरी क्रांति का है उर्वरक से संबंधित है ना। इस तरह से अलग अलग क्रांति अलग अलग उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है श्वेत क्रांति से, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। नाटो संगठन की स्थापना खालिस्तान देश ने की थी, तो नाटो संगठन की स्थापना अमेरिका 1949 देश में की थी। कारगिल युद्ध 1999 सन में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही जोड़ी से। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। आसियान संगठन 1967, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945, नाटो संगठन 1949, दक्षिण संगठन 1980, पंचशील समझौता 1954 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शब्द में उत्तर दीजिए। हरित क्रांति से किन फसलों को लाभ हुआ है, तो गेहूं, चना, चावल, है ना, मतलब धान। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में की फसलों को लाभ हुआ था, जिसमें गेहूं, चना मुख्य है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया 1992 में ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में जो है।
ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या लिखिए। तो स्थायी 05 मतलब 5 सदस्य हैं और अस्थायी 10 हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। सन 1997 में जापान के क्योटो में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। सत्य है। भारत में नीति आयोग का गठन 1910 में किया गया। असत्य है। 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। सत्य है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की। सत्य है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। सत्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। असत्य है। वैश्विक ताप वृद्धि को भूमंडलीकरण कहा जाता है। असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। जैसे शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध वास्तविक युद्ध ना होकर एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें दोनों महाशक्तियां आपस में ऐसे निर्णय करती हैं कि उनके संकीर्ण हितों की पूर्ति हो सके, अथवा दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव की ऐसी स्थिति जिसमें लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध मतलब यह है कि जब 2 गुटों में या 2 महाशक्तियों में आपस में ऐसा माहौल बन जाता है कि पता नहीं अचानक से कभी भी इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ सकता है ना। एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में अशांति होती है, लेकिन एक्चुअली में युद्ध होता नहीं है ना। तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? शीतकाल युद्ध का रूप लेता है। ठीक है। तो 2 गुटों के बीच में, 2 महाशक्तियों के बीच में आपस में टकराव या हितों की पूर्ति को लेकर टकराव हो सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता है। एक्चुअली में सिर्फ स्थिति ऐसी बनी रहती है, वो कहलाता है शीत युद्ध। 2 ध्रुवीय विश्व से क्या आशय है? संपूर्ण विश्व का दोनों महाशक्तियों के बीच विभाजित हो जाना 2 ध्रुवीय विश्व कहलाता है, जिसमें एक ध्रुव अमेरिका एवं दूसरा ध्रुव सोवियत संघ था। जैसे हमारे विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो हमारा पूरा विश्व क्या है? 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया था, है ना। 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया था। इसी तरह संपूर्ण विश्व का 2 महाशक्तियों के बीच में विभाजित होना, है ना, और दोनों शक्तियों के बीच में विभाजित हो जाना क्या होता है? 2 ध्रुवीय कहलाता है। भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का क्या उद्देश्य था? भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का उद्देश्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना था। शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसमें रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों में पूंजीवाद की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि पहले हमने उसको चोट पहुंचा दी और फिर बाद में उपचार करने का नाटक किया या उपचार किया। तो ये सब क्या कहलाता है कि शॉक थेरेपी कहलाई जाती है। हेगेमनी क्या है? यह शब्द किसी एक राज्य के नेतृत्व अथवा प्रभुत्व का आभास कराता है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनान से शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका द्वारा विश्वव्यापी युद्ध के एक अंग के रूप में चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक सैन्य अभियान था। शिमला समझौते की 2 शर्तें लिखिए। तो शिमला समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1972 को हुआ था। दोनों देश अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। दोनों देश शीघ्र ही डाक, तार, जल, थल, वायु मार्ग को बहाल करेंगे और समस्या समाधान के लिए सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब दोनों के बीच में समझौता अच्छे से हो जाए, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसलिए समझौता हुआ था। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हैं। संचार साधनों के विकास के कारण हम कहीं भी जा सकते हैं और वस्तुओं एवं विचारों का प्रवाह हो सकता है। वो क्या कहलाता है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? ये राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करते हैं, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता में रहते हैं, विपक्ष के रूप में सरकार की तानाशाही पर अंकुश रखते हैं और लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। इसलिए राजनीतिक दलों की हमें क्या है, आवश्यकता है। प्रिवी पर्स क्या है, इसे किसने समाप्त किया? स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलीनीकरण के समय एक निश्चित धनराशि एवं संपदा राजा रखा करता था। हमें प्रिवी पर्स कहा गया। 1971 में इंदिरा सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन किसी देश को इतना सबल ना बनने दिया जाए कि वह दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बने। विभिन्न राष्ट्र अपने सभी संबंधों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना राष्ट्र कार्य करेंगे, ये शक्ति संतुलन कहलाता है। भारत विभाजन के कारण लिखो। तो भारत विभाजन के कारण पहला कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, दूसरा द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ये सभी क्या है, भारत विभाजन के कारण है। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखो। निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं आम चुनाव करवाना, लोकसभा या विधानसभा जो सभी निर्वाचन के कार्य होते हैं, ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना और मतगणना कराना। आर्थिक नियोजन के क्या लाभ हैं? तो आर्थिक नियोजन के लाभ हैं उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग, सामाजिक लाभ को प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और असंतुलन समाप्त करना। विश्व बैंक के कार्य लिखिए। तो विश्व बैंक जो है सदस्य राष्ट्रों को विकास योजनाओं के लिए ऋण देता है, गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देता है और विकास योजनाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉक थेरेपी क्या थी, उसके परिणामों को लिखिए। अब इसमें अभी तक आपको बताया था कि शॉक थेरेपी क्या है, अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या हुए, है ना। तो साम्यवाद के पतन के पश्चात रूस, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से एक खास आर्थिक मॉड्यूल अपनाया गया। इस मॉड्यूल को शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। शॉक थेरेपी के परिणामों सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, गरीबी का प्रसार हुआ तथा असमानता में वृद्धि हुई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य लिखिए। तो यूरोपीय यूनियन संघ यूरोप महाद्वीप के 28 देशों का संगठन है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक एकीकरण। यूरोपीय संघ में देशों में आपस में वस्तुओं पूंजी तथा व्यक्तियों के आवागमन की खुली छूट प्रदान करना। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से साझी सुरक्षा एवं विदेशी नीति अपनाना, गरीबी कम करना, कृषि एवं उद्योग धंधों का विकास करना और पर्यावरण में सुधार करना, ये यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य है। क्षेत्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के समुदाय हैं। क्षेत्रीय संगठन आकार में छोटे होते हैं, उनमें आपसी एकता जल्दी मजबूत हो जाती है। क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य सहयोग से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। क्षेत्रीय संगठन विश्व में शक्ति संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों में मतभेद के प्रमुख 3 कारण लिखिए। तो उत्तर है भारत पाक के मध्य मतभेद के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत। पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति में द्विराष्ट्र सिद्धांत को केंद्र में रखा तथा धर्म और कट्टरवाद को अपनाया, जबकि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया। कश्मीर विवाद। कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन आज तक पाकिस्तान इसको स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। इसके चलते भारत पाक के बीच 3 बार युद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट है, पाक द्वारा अलगाववादी एवं आतंकवादियों को बढ़ावा देना। भारत में अशांति फैलाने के उद्देश्य से पाक भारत में आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देता रहता है, जिससे भारत पाक के संबंध खराब होते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद के कारण लिखिए। तो उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। तनाव एवं मतभेद के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। श्रीलंका में जाति संघर्ष। श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के लोगों में लंबे समय तक जाति संघर्ष चला। सिंहली तमिलों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहते थे। इसका भारत ने विरोध किया जो मतभेद का कारण बना। तमिल नागरिकता विवाद। श्रीलंका सरकार ने 1950 में नागरिकता कानून में संशोधन कर भारत से श्रीलंका गए तमिलों को देश से बाहर करने की स्थिति पैदा कर दी। भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया जो विवाद का कारण बना। कच्चा तिबू द्वीप विवाद। 1949 में हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप को लेकर विवाद बना, पर 1974 में श्रीलंका के साथ समझौते के बाद यह समाप्त हो गया। साफ्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साफ्टा इसका अर्थ है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। यह समझौता 2002 में सार्क देशों के बीच हुआ। इसके द्वारा सार्क देशों के बीच व्यापारिक सहयोग, माल के आने जाने के बेरोक टोक व्यवस्था बनाना तय हुआ। दक्षिण एशिया के देशों के बीच कस्टम और शुल्क से छूट शामिल की गई। इससे उदारीकरण और दक्षिण एशिया में व्यापार में वृद्धि हुई। दक्षिण एशिया का परिचय देते हुए सार्क देशों के नाम लिखिए। उत्तर है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भूभाग के देशों को दक्षिण एशिया कहते हैं। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। इसमें स्थित देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताएं एक जैसी हैं। इनके क्षेत्रीय संगठन को सार्क कहते हैं, जो इस प्रकार है। सार्क देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सार्क देश कितने हैं, तो सार्क 8 देश हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के प्रमुख 3 कारण बताइए। तो ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत पाक विभाजन और 565 रियासतों के विलय पर स्वीकृति दे दी। भारत पाक विभाजन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत। इसके अनुसार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई। कहा गया भारत हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति विभाजन का प्रमुख कारण बनी। मुस्लिम लीग की स्थापना और धार्मिक दंगे विभाजन का कारण बने। शरणार्थी समस्या के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सन 1947 में भारत पाक विभाजन के दौरान भयंकर दंगे भड़क गए। लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा, जिससे देश में शरणार्थी समस्या पैदा हो गई। समस्या का प्रभाव चुनौतीपूर्ण था। लाखों शरणार्थियों को रहने की व्यवस्था करना, शरणार्थियों को फिर से बसाने एवं रोजगार प्रदान करना, शरणार्थियों की छोड़ी गई धन संपत्ति को पाकिस्तान से वापस लाना और नेहरू लियाकत समझौता 1950, ये सभी प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय पर टिप्पणी लिखिए। तो हैदराबाद रियासत के नवाब ने स्वतंत्रता के समय भारत में शामिल होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए। वह अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। हैदराबाद रियासत की जनता ने इसका विरोध किया। जवाब में नवाब ने रजाकार सेना की मदद से दमन चक्र चलाया। जनता पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 1948 को हैदराबाद सेना को भेजा। सैनिक कार्यवाही 5 दिन चली। हार स्वीकार कर नवाब ने भारत राज्य में विलय का पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह सभी रियासतें 565 भारत में मिल गईं। राज्य पुनर्गठन आयोग का परिचय दीजिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का परिचय निम्न प्रकार है। स्वतंत्रता के साथ ही भारत सरकार के सामने देश का एकीकरण कर व्यवस्थित प्रशासन स्थापित करने की चुनौती थी, है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को कैसे एकीकृत किया जाए।
तो चुनौती थी। इसके लिए भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की। इसका मुख्य कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार कर रिपोर्ट सरकार को सौंपना थी और 30 सितंबर 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। आयोग के अन्य सदस्य थे श्री हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर। रिपोर्ट में 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। भारत की विदेश नीति की 3 विशेषताएं लिखी है। तो भारतीय विदेश की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार भारत किसी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होगा। यह विदेश नीति की विशेषता थी कि उन्होंने बोला था कि भारत किसी भी विदेश नीति में महाशक्ति से शामिल नहीं हो सकता। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध विदेश नीति का प्रमुख आधार है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति भारत विदेश नीति का आदर्श सिद्धांत। पंचशील मार्ग का अपनाना, रंगभेद का विरोध करना और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। शिमला समझौता कब हुआ, इसकी प्रमुख शर्तों को लिखिए। 1971 के बाद में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और फलस्वरूप 2 जुलाई 1972 को शिमला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाक प्रधानमंत्री भुट्टो के बीच समझौता हुआ। इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश सभी समस्याओं को शांतिपूर्वक हल का प्रयास करेंगे। सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे देश में जून 2005 में सूचना के अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण कानून पास हुआ, जो 12 अक्टूबर 2005 में लागू हो गया। इसके तहत भारत का कोई व्यक्ति सरकार से किसी भी विषय पर सूचना या जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे सड़क बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, अस्पताल की दवाएं कितने में और कहां से खरीदी जाती हैं आदि। इस अधिकार को प्राप्त करना बड़ा जन आंदोलन चला। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। आगे चल कर यह पूरे राष्ट्र में फैल गया। सरकारें धीरे धीरे जनता के दबाव में आ गई और इसे कानून बना दिया गया। इससे अनेकों भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ। जनता पहले से अधिक सतर्क और जागरूक हो गई। इसका श्रेय सूचना के अधिकार आंदोलन को कहा जाता है। भारत के प्रमुख जन आंदोलन के नाम लिखिए। तो ऐसे आंदोलन जो राजनीति से हटकर सामान्य जनता के हित में चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, सोवियत संघ विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारक थे। सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। मिखाइल गोर्बाचेव की पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की नीतियां यूएसएसआर के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी साबित हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों का समर्थन प्राप्त था। गोर्बाचेव ने इन ताकतों को उखाड़ने का प्रयास नहीं किया। समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। सार्क का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का क्या अर्थ है? इसके किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, सार्क का मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोग विकसित करने के लिए दक्षिण एशियाई राज्यों की एक प्रमुख क्षेत्रीय पहल है। सार्क के उद्देश्य इस प्रकार है, क्षेत्र में व्यवस्थित आर्थिक विकास के माध्यम से सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आतंकवाद और नशीली दवाइयों
की तस्करी के खतरे को दबाने के लिए आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। WTO का पूर्ण रूप क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, यह कैसे कार्य करता है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। यह वह संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WTO ने 1995 में GATT व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता का स्थान ले लिया था। इसमें 157 सदस्य शामिल हैं। यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियां WTO का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में करने में कामयाब रही हैं। वही विकासशील देश इसकी और पारदर्शी प्रक्रियाओं और इसकी बड़ी शक्तियों से प्रभावित होने की शिकायत करते हैं। तो WTO क्या है, मैन इसमें ये लिखा जाएगा कि WTO का फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक संगठन है जिसमें विश्व के बहुत सारे देश एक साथ हैं और व्यापार एक देश से दूसरे देश के लिए व्यापार करते हैं और वही व्यापार क्या करते हैं, व्यापार के सारे नियम निर्धारित करते हैं। ये विश्व व्यापार का कार्य है। इसमें व्यापार में जो इस संगठन में जो सदस्य हैं वो 157 देश सदस्य हैं और इसमें जो मुख्य देश हैं जिनके पास WTO की शक्तियाँ पावर हैं वह है अमेरिका और जापान। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार योगदान दिया है, व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का प्रवाह है और प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में निम्नलिखित तरीकों से योगदान दिया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसे तकनीकी आविष्कारों ने दुनिया में क्रांति ला दी है। दुनिया भर में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का आदान प्रदान तकनीकी प्रगति से ही संभव हुआ है। तकनीकी प्रगति ने भौतिक दूरियां कम कर दी हैं और विश्व में व्यापक रूप से परस्पर जुड़ाव बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई, इसके कार्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा पारित एक सरल प्रस्ताव द्वारा की गई थी। योजना आयोग की एक सलाहकार भूमिका है ना, और इसकी सिफारिशें तब प्रभावी हो जाती हैं जब सरकार उन्हें मंजूरी दे देती है। योजना आयोग के कार्य हैं, योजना आयोग भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करते समय सभी संसाधनों को ध्यान में रखता है। आयोग की स्थापना के संकल्प ने निम्नलिखित शब्दों में इसके कार्य दायरे को परिभाषित किया है। भारत के संसाधनों ने भारत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है। इसने विशेष रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। आपातकाल के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो आपातकाल के परिणाम थे, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, न्यायपालिका की शक्तियाँ सीमित थी, प्रेस को सेंसर कर दिया गया, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हितों में केंद्रित हो गई और नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई। आपातकाल के सबक क्या थे कि संविधान में कई बदलाव आए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। आपातकाल के प्रावधानों में सुधार किया गया ताकि आंतरिक उभार की घोषणा केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति और की औपचारिक घोषणा के बाद ही की जा सके। ओके, ये सभी आपके क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटी से संबंधी है। तो सभी बच्चे ये IMP क्वेश्चन देख लें। अगर आपके पास बुक है तो इसको और डिटेल से पढ़ लें, है ना। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से और अच्छी वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।